आज दिनांक 19 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन, मतलब पाचन की क्रिया मनुष्यों में किस प्रकार होती है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन कितने प्रकार का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, भोज्य पदार्थों का पाचन दो प्रकार से होता है। एक होता है यांत्रिक या भौतिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। देखिए, यांत्रिक पाचन क्या होता है? मुख गुहा में भोजन को चबाना, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना और आहार नाल की पेशियों में सकुंचन यानी क्रमांकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे की ओर खिसकाना आदि सब, ये सब क्या है? यांत्रिक या भौतिक पाचन। दूसरा है रासायनिक पाचन। पाचक एंजाइम जटिल आघुलनशील भोज्य पदार्थों पर रासायनिक क्रिया करके उन्हें सरल घुलनशील इकाइयों में बदल देते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक पाचन कहते हैं, जैसा कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो पाचन क्रिया की स्टडी करते हैं। सबसे पहले कहाँ कहाँ पाचन होता है, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, लेकिन डिटेल में स्टडी आज करेंगे। जैसे कि मुख गुहा में पाचन प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में भोजन की लुगदी बनती है। इसमें लार मिलने से भोजन को सुगमता से निकला जा सकता है। लार का काम क्या है? भोजन को इतना लुगदीदार बना देना कि वो आराम से निकला जा सके। लार में उपस्थित टैलिन नामक एंजाइम भोजन की कुछ मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। किसमें? माल्टोज शर्करा में। आमाशय में भोजन का पाचन। देखिए, ग्रसनी और ग्रास नली में सिर्फ भोजन आगे की ओर खिसकाया जाता है क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा। तो इसके बाद हमारा आता है आमाशय में पाचन। तो आमाशय में पेशीय मंथन गति के कारण भोजन की लुगदी यानी काइम बन जाती है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ जठर रस स्रावित करती हैं। जठर रस में 97% से 99% जल होता है। क्या होता है? जल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें 0.2% से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है, यानी जो भाग है मनुष्य के शरीर का, जो किसी अम्ल को उत्पन्न करता है, यानी HCl को उत्पन्न करता है। पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम्स एवं श्लेष्म आदि पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ रेनिन जो है वो क्या करेगा? वो लैक्टोज शर्करा को, यानी कि जो लैक्टिक एसिड है उसको, जो दूध की शर्करा है उसको तोड़ देगा और यहाँ पैराकेसिनेट बना देगा, जिससे दूध फट जाता है और दही के रूप में हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बच्चे कभी कभी दूध पीते ही उल्टी करते हैं तो दूध फटा हुआ बाहर आता है। तो वो जैसा पिया था वैसा कोई बाहर नहीं आया, क्योंकि उसमें जो केसिन प्रोटीन थी उसको परिवर्तित कर दिया गया रेनिन के द्वारा पैराकेसिनेट में। नेक्स्ट है जल। एक जठर रस अम्लीय होता है। इसमें इसका pH मान लगभग 0.9 से 3.5 तक होता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन तथा प्रोटीन को सक्रिय पेप्सिन तथा रेनिन में बदल देता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है, भोजन को सड़ने से रोकता है तथा अस्थियों को मिलाता है और मनुष्य और तंतु में खाद्य पदार्थों को तोड़कर ढीला बनाता है। पेप्सिन का क्या काम है? देखिए, पेप्सिन यह प्रोटीन को प्रोटियोजेस तथा पेप्टोज से बदल देता है। जठर लाइपेज का ये वसा को तोड़ देगा और उसे जो है वसा की ट्राइग्लिसराइड में बदल देगा। रेनिन का काम क्या है? ये मैंने आपको बताया था, कैसिनोजेन प्रोटीन को
जो है पैराकैसिनेट आयन की उपस्थिति में जो है वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देगा, इससे दूध दही के रूप में बदल जाता है। उसके बाद बात आती है बच्चों ग्रहणी में पाचन की। तो पित्ताशय पित्त रस पित्ताशय से तथा अग्नाशय से अग्राशयी रस स्रावित होता है। पित्ताशय से पित्त रस और अग्नाशय से अग्राशयी रस स्रावित होता है। ये क्या करते हैं, ये पित्त को जो है पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस है वो वसा का एमल्सिफिकेशन कर देता है, और अग्नाशय से आने वाले रस भोजन का पाचन करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। नंबर 1 प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो ट्रिप्सिन निकलता है। तो ट्रिप्सिन इसका स्रावण निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन के रूप में होता है। यह आंतरीय एंटीरोकाइनेज हार्मोन की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। काइमोट्रिप्सिन यह निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। ट्रिप्सिन की उपस्थिति में यह सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। यह प्रोटीन्स को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज यह पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में बदल देता है। क्या है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। तो अग्नाशयी रस में अग्नाशयी एमाइलेज होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एंजाइम होता है। यह पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड में बदलता है। अगला है वसा तथा पाचक एंजाइम। वसा अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम एमल्सिकृत वसा का पाचन करता है तथा इसे वसा और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोजेज। ये न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। उसके बाद है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज। यह डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। राइबो न्यूक्लियेज यह आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। इलियम में पाचन। इलियम छोटी आंत का भाग है, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। तो इसमें इलियम में आंतरीय रस क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। इसमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं जो पाचन की क्रिया को पूरा करते हैं। इसमें मुख्य प्रकार से पाए जाने वाले एंजाइम उनके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रोटीन पाचक एंजाइम। इन्हें सामूहिक रूप से इरेप्सिन कहते हैं। इसमें हमारा जो है एमिनो पेप्टिडेज है और ट्राइपेप्टिडेज है या डाइपेप्टिडेज है। ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, ये इरेप्सिन कहलाते हैं। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट जो डाइक्लोसराइड को क्या कर देगा, मोनोसैकेराइड में तोड़ देगा। मोनोसैकेराइड मीन्स ग्लूकोज में तोड़ देगा। उसके बाद है वसा पाचक एंजाइम। बची हुई वसा को आंतरीय रस में उपस्थित लाइपेज वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। फिर है न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देता है तथा फॉस्फेट ग्रुप में तोड़ देता है, अलग अलग कर देगा। इसी प्रकार से है न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजनी क्षारकों में और शर्करा में तोड़ देता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन तथा अवशोषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर रसांकुर में रक्त तथा रसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। रसिका कोशिकाएं वसा तथा ग्लिसरॉल वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। रसिका कोशिकाएं शेष बचे हुए भोज्य पदार्थों का जैसे अमीनो एसिड्स, शर्कराएं, विटामिन्स, लवण
जल, नाइट्रोजन क्षारक आदि का अवशोषण रक्त कोशिकाएं करती हैं। पचा हुआ भोजन रक्त द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका द्रव्य में या फिर साइटोप्लाज्म में, या उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म में कह सकते हैं, में आत्मसात हो जाता है, यानी एसिमिलेट हो जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अपचित तथा अनावशोषित भोज्य पदार्थ को मल के रूप में बहिक्षेपित यानी कि इजेक्ट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग आज नोट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग दोबारा जितनी बार हो सके इसको वीडियो को देखें और इसको याद करें। थैंक यू सो मच।